नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद मित्रों। मैं दीपक सिकवाल एक बार फिर चाणक्य क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और ईश्वर से आपके और आपके परिजनों के मंगल स्वास्थ्य की कामना करता हूं। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले वीडियो से हमने उपसर्ग जो प्रकरण है वो शुरू कर लिया है और उपसर्ग के सामान्य परिभाषा पर कुछ चर्चा करते हुए हमने कुछ उपसर्गों को वहां पर पढ़ा भी था। आज हम उससे आगे बात कर रहे हैं। तो पिछले वीडियो में जो हमने पढ़ा, जो उपसर्ग पढ़े थे वो प्र उपसर्ग, परा, अप, सम और अनु, इन 5 उपसर्गों के बारे में हमने पढ़ लिया था। आज हम उसी उपसर्ग प्रकरण में आगे बढ़ते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे छठा उपसर्ग, अव उपसर्ग। मित्रों, आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि चाणक्य क्लासेस के YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखें और पसंद आए तो मित्रों जरूर इसे लाइक करें, शेयर करें, अपने मित्रों तक पहुंचाएं और कमेंट जरूर करें। और कमेंट सेक्शन के द्वारा यदि आप अपनी कोई समस्या हो तो उसे भी आप हम तक पहुंचा सकते हैं। मैं और संपूर्ण चाणक्य क्लासेस जो टीम है वो पूरी तरह से आपकी हर समस्या को सुलझाने के लिए प्रतिबद्ध है मित्रों। तो इसी विश्वास के साथ आप चाणक्य क्लासेस से जुड़े रहिए कि निश्चित रूप से आपकी हर समस्या का यहाँ पर समाधान किया जाएगा। और अब हम बात करते हैं उपसर्गों में आगे अव उपसर्ग की। तो अव उपसर्ग के अर्थ क्या क्या होते हैं, सबसे पहले हम अर्थ की तरफ ध्यान दें मित्रों। जैसे कि मैं आपको कल बता चुका हूं कि उपसर्गों के जो अर्थ यहाँ पर लिखे जाते हैं या जो बताए जाते हैं वो केवल आभासी या प्रतीकात्मक अर्थ होते हैं, वो कभी इनके निश्चित अर्थ नहीं होते हैं। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखें। हम बात करते हैं अव उपसर्ग की। तो अव उपसर्ग के जो अर्थ होते हैं वो हो जाएंगे निश्चित, और उसके बाद में हो जाएगा नहीं, भिन्न। तो इन अर्थों में हम अव उपसर्ग का प्रयोग करते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसके अंतर्गत आने वाली संधियां कौन कौन सी हैं। तो मित्रों, ये भी जान लेना बहुत जरूरी है कि अव उपसर्ग के योग में कौन कौन सी संधियां प्रयुक्त होती है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जहां अंतिम स्वर अ होता है वहां संधि कौन सी हो जाती है, दीर्घ संधि हो जाती है। कौन सी संधि हो जाती है, दीर्घ संधि। और उसके अलावा गुण संधि के उदाहरण अव उपसर्ग के योग में कोई बनते नहीं है, इसलिए हम नहीं लेंगे। और इसके बाद में वृद्धि संधि के अपवादी जो उदाहरण हैं वो उदाहरण अव उपसर्ग के साथ बनते हैं। और इसके आगे जो एक और संधि हो सकती है, व्यंजन संधि भी इसमें प्रयुक्त हो सकती है। तो इस प्रकार ये कुछ संधियां हैं जो कि अव उपसर्ग के योग में प्रयुक्त हो सकती है। अब हम बात करते हैं इसके उदाहरणों की। तो सबसे पहले हम जो उदाहरण लेते हैं वो उदाहरण लेते हैं जो केवल संयोग से बने हैं। संयोग का तात्पर्य आपको मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि जहां पर शब्दों के योग में किसी प्रकार की का ध्वनि परिवर्तन ना हो, बिना ध्वनि परिवर्तन के जहां पर दो शब्द परस्पर जुड़ जाते हैं वहां संयोग होता है। यानी अव के साथ में जो शब्द जुड़ेगा उसमें किसी के भी मूल शब्द में कहीं पर भी कोई विकार या कोई परिवर्तन नहीं आएगा। जैसे कि मैंने यहां पर शब्द लिख दिया है अवरोध, अवगाहन, अव का एक अर्थ हो जाता है निम्न, आप वो भी अर्थ लिख लीजिएगा, निम्न या नीचे। तो इस अर्थ में भी अव उपसर्ग का प्रयोग हो सकता है। जैसे कि शब्द आ गया अवनति, निम्नता की ओर जाना। ठीक है, इसी तरह से और शब्द क्या हो जाएगा, अवरूप। इसी प्रकार एक शब्द हो जाएगा अवधारणा, अवधारणा, या एक शब्द हो जाएगा अवमानना। तो इस प्रकार के जो उदाहरण हैं वो आ जाते हैं जहां पर आप देखते हैं कि किसी प्रकार से इसमें संधि नहीं हुई है, शब्दों के मूल रूप में कहीं पर भी कोई विकार नहीं आया है, केवल अव उपसर्ग है और उसके बाद में आने वाला शब्द भी अपने हिसाब से स्वतंत्र है और ये दोनों शब्द जुड़कर के नए नए शब्द बना रहे हैं। तो इसी प्रकार से आपने यहाँ पर ही देखा। अब हम आगे बात कर रहे हैं संधियों के योग से बनने वाले जो उदाहरण हैं। तो संधियों के योग से हमने सबसे पहले संधि लिखी है दीर्घ संधि। तो हम दीर्घ संधि से बनने वाले उदाहरणों की बात करेंगे।
तो उपसर्ग क्या हो जाएगा, जैसे मैंने सब लिख दिया अवागंतुक, अवागंतुक। अब इसका जब आप संधि विच्छेद करेंगे तो निश्चित रूप से इसमें अव उपसर्ग निकलेगा और आगंतुक मूल शब्द निकलेगा। तो इस प्रकार आप देखते हैं कि इसमें उपसर्ग कौन सा हो गया, अव उपसर्ग हो गया। अव के व में अ और आगंतुक का अ प्लस आ जुड़कर यहाँ पर दीर्घ संधि का जो नियम है वो बन जाता है, शब्द क्या हो जाता है, अवागंतुक बन जाता है। इसी प्रकार से आगे हम बात करते हैं वृद्धि संधि में जो इसके उदाहरण बनते हैं वो उदाहरण वृद्धि संधि के अपवाद से लिए गए हैं। किससे लिए गए हैं, अपवाद से। हम बात करते हैं वृद्धि संधि, लेकिन ये जो उदाहरण लिए गए हैं ये वृद्धि संधि के किससे लिए गए हैं, अपवाद से लिए गए हैं। संस्कृत में इनके लिए अलग संधि हो है निश्चित रूप से, लेकिन वृद्धि संधि में इन शब्दों को अपवाद में ही रखा गया है। जैसे कि शब्द आ गया अवेही। अब अवेही शब्द का जब आप संधि विच्छेद करोगे तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा अव प्लस एही। तो निश्चित रूप से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अव क्या है, उपसर्ग है और उसके बाद में एही शब्द है। नियम के अनुसार तो अ प्लस ए जुड़कर आई हो जाना चाहिए, जिसकी मात्राएं वर्ण के ऊपर 2 लगाई जानी चाहिए, लेकिन अपवाद है इसलिए अपवाद की स्थिति में मूल नियम जो है वो प्रयुक्त नहीं होते हैं और कुछ अलग से पृथक नियम इनके लिए निर्धारित किए जाते हैं। तो इस प्रकार ये शब्द जो है वो एक मात्रिक हो जाता है, शब्द क्या हो जाता है, अवेही शब्द हो जाता है। तो इस प्रकार से अब हम बात करते हैं व्यंजन संधि में इसका कोई उदाहरण बनता है, तो हम व्यंजन संधि का भी एक उदाहरण लिख लेते हैं यहाँ पर। व्यंजन संधि में जो इसका बनने वाला उदाहरण है वो उदाहरण आप लिख सकते हैं अवच्छादन। अब आप देख सकते हैं इसमें जो मूल शब्द है अब उपसर्ग है और छादन क्या है, इसमें मूल शब्द हो गया और अब इसमें उपसर्ग हो गया। स्वर के बाद में यानी व में जो अस्वर है इस स्वर के बाद में छ आता है तो उसके बीच में च आ जाता है। ये हमने पहले संधि के तुगागम संधि प्रकरण में हमने पढ़ लिया था। तो इस प्रकार से ये व्यंजन संधि का उदाहरण बन जाता है। तो इस तरह से हमने देखा है कि ये अव उपसर्ग के उदाहरण बन जाते हैं। अब हम बात करते हैं अगले उपसर्ग के बारे में। अगला उपसर्ग हो जाता है निस उपसर्ग। कौन सा उपसर्ग हो जाता है, निस। तो निस उपसर्ग का अर्थ क्या होता है, निस उपसर्ग का अर्थ होता है, पहला अर्थ हो जाता है तय, दूसरा अर्थ हो जाता है रहित या अभाव, रहित या बिना, यानी अभावार्थक अर्थ कोई भी इसमें हो सकता है। अगला हो जाएगा एक और इसमें बाहर। तो इस प्रकार के जो अर्थ हैं इन अर्थों में हम निस उपसर्ग का प्रयोग कर सकते हैं, कर लेते हैं। यहां पर आप देखते हैं कि निस में जो ये स आया है, मैं आपको चार्ट के जरिए वैसे मैंने आपको विसर्ग संधि में पहले बता दिया है, मगर फिर भी यहाँ एक बार आपको फिर से बता दूं मैं, ये चीज समझना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। इसे एक बार फिर से आप समझ लें कि ये जो निस उपसर्ग है, निस उपसर्ग में जो स है इस स का रूपांतरण 3 प्रकार से होता है। वो किस प्रकार से होता है, उन तीनों प्रकारों के बारे में एक बार यहाँ फिर से जान लीजिएगा कि निस उपसर्ग के बाद में आने वाली जो परिस्थितियां हैं वो 3 प्रकार की हो जाएगी। और वो 3 परिस्थितियां कौन सी हो जाएगी, तो स के बाद में यदि श, च या छ से शुरू होने वाला कोई वर्ण आ जाए तो निस में जो पदांत स है इस स का क्या हो जाता है, निश हो जाता है। इसी प्रकार इस निस के बाद में यदि श, क, ट, प और फ में से कोई वर्ण अगर आ जाए तो निस में जो ये पदांत स है इसका क्या हो जाएगा, निश हो जाएगा। तो इस प्रकार से रूप परिवर्तन हो जाएगा। आगे आया हुआ है जो वर्ण छूटे हुए हम उनके बारे में बात करते हैं कि निस के बाद में यदि बाद में स या त आ जाए तो जो निस है वो यथावत रहता है, यानी दंत्य स्वर जो यहाँ दंत्य वर्ण जो यहाँ लगा हुआ है वो यथावत रहेगा, दंत्य ध्वनि यथावत रहेगी। तो इस प्रकार आपने देखा होगा कि निस के जो रूप है वो यहाँ पर 3 रूप बन जाते हैं और तीनों में क्या हो जाता है, निश, निश और निस। तो इस प्रकार से ये 3 रूप बन जाते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है वो उपसर्ग में निश्चित रूप से चलेगी। यहाँ पर हम बात करते हैं यहाँ पर संधि की।
तो आपको यहाँ मालूम होना चाहिए कि संधि केवल एक संधि ही प्रयुक्त होगी, और वो संधि कौन सी होगी? वो संधि होगी केवल और केवल व्यंजन संधि। स्वर संधि इसमें प्रयुक्त नहीं होती है, इस चीज का आप ध्यान रखें। स्वर संधि यहाँ प्रयुक्त नहीं होगी, केवल और केवल संधि कौन सी होगी? व्यंजन संधि होगी। अब इसके योग में जो उदाहरण बनते हैं किस प्रकार से बनते हैं? वैसे व्यंजन संधि में हमने इन तीनों नियमों के उदाहरणों को अच्छी तरह से विस्तार से पढ़ा है। यदि किसी ने व्यंजन संधि नहीं पढ़ी है, यहीं से यदि ये वीडियो देख रहा हो, तो व्यंजन संधि जरूर देख लें एक बार, वहां आपकी सारी जो समस्याएं हैं उनका समाधान हो जाएगा। यहाँ पर अभी हम बात करते हैं इनके बनने वाले उदाहरणों की। तो जो पहली स्थिति बनती है वो क्या बन जाती है कि निस उपसर्ग के बाद में, किसके बाद में? निस उपसर्ग के बाद में। यदि ये स्थिति पहली की हम बात कर रहे हैं, यदि श, च या छ से शुरू होने वाले अगर शब्द हो गए तो निस का क्या हो जाएगा? निस का निश के रूप में रूपांतरण हो जाएगा। किस प्रकार से हो जाएगा ये आप यहां पर देख लीजिएगा। जैसे कि शब्द हो गया निश्चय, शब्द हो गया निश्चिंत, शब्द हो गया निश्चेतन, निश्चल। इन सभी में उपसर्ग कौन सा होगा? मूल रूप से इन सब में निस उपसर्ग ही होगा। निश्चल के बाद में हमने यहां पर शब्द लिख लिया है निश्शेष, या शब्द हमने लिख लिया है निःशुल्क, निःशुल्क। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर ये कुछ शब्द लिख लिए हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन सभी में उपसर्ग कौन सा है? इन सभी में निस उपसर्ग हैं। आप जब संधि विच्छेद करोगे तो निश्चय का जब संधि विच्छेद करोगे तो निश्चित रूप से निस प्लस चय आप इसी रूप से करोगे। तो यहाँ पर ये जो स है, स के बाद में च आने के कारण जो स है, इस स का श में रूपांतरण हो गया है। इसी प्रकार कुछ और उदाहरण हम आगे और देख लेते हैं। दूसरा जो इसका सूत्र ये कहता है कि स के बाद में श क ट प फ हो तो स का श यानी मूर्धन्य श हो जाता है। किस प्रकार से हो जाता है? आप इसका दूसरा ये सूत्र भी यहाँ पर देख लें कि पहले क्या होना चाहिए? निस होना चाहिए और बाद में श क ट प या फ में से कोई वर्ण होगा। तो ये जो निस है, इस निस का क्या हो जाएगा? निश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निस का निश हो जाएगा। तो इस प्रकार से अब इसके उदाहरणों की यदि हम बात करें तो उदाहरण कैसे हो जाएंगे? जैसे शब्द हो गया निष्कपट, निष्क्रिय, निष्क्रिय, निष्काम, या शब्द हो गया निष्कर्ष, या शब्द हो गया निष्क्रमण, निष्क्रमण, निष्प्रभाव, निष्प्राण। तो इस प्रकार से इसके उदाहरण हो जाते हैं निष्प्रभ, निष्प्रभ, निष्फल। तो इन सभी उदाहरणों में आप देख सकते हैं कि उपसर्ग कौन सा है? निस उपसर्ग है। स सड़क वाला जो स है, दंत्य स है, वही होता है, लेकिन बाद में श क ट प फ इनमें से कोई वर्ण आने के कारण स का रूपांतरण मूर्धन्य श के रूप में हो जाता है। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। आगे हम बात कर रहे हैं इसके अंतिम सूत्र की, जहाँ पर आप स के बाद में स या त के उदाहरणों को देखेंगे। तो जैसे कि हमने यहाँ पर शब्द लिख दिया है निस्सह, या हमने शब्द लिख दिया है निस्संतान, या इस प्रकार से शब्द हो जाएगा निस्संदेह, शब्द हो जाएगा निस्संताप।
अगर हम त के उदाहरणों की बात करें तो शब्द क्या हो जाएगा? निस्तारण या निस्तेज। तो इस प्रकार से आपने उदाहरण देखे हैं कि ये सभी के सभी किसके हैं? निस के। तो निस उपसर्ग के इस प्रकार से 3 प्रकार से इसके रूपांतरण होकर के और उदाहरण बनते हैं। इन उदाहरणों को अच्छी तरह से देखें, सीखें, समझें और पढ़ें। मित्रों, आगे हम बात कर रहे हैं 8वें उपसर्ग के बारे में। तो जो 8वां उपसर्ग है वो उपसर्ग हो जाएगा निर उपसर्ग। कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? निर उपसर्ग। और जिस अर्थ में निस का प्रयोग होता है उसी उपसर्ग में, उसी अर्थ में निर का प्रयोग होता है। जैसे कि अर्थ क्या हो जाएगा? रहित या बिना, या इसका अर्थ हो जाएगा बाहर, अभाव। तो इन अर्थों में हम निर उपसर्ग का प्रयोग कर लेते हैं। अगर हम संधि की बात करें तो सामान्यतः निर उपसर्ग के साथ में कोई संधि नहीं होती है, केवल संयोग होता है। आप यहाँ पर नोट करके लिख लीजिएगा कि इस उपसर्ग के साथ, इस उपसर्ग के साथ केवल संयोग होता है। क्या होता है? संयोग होता है, संधि नहीं, संधि नहीं होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इस नोट को लिख लीजिएगा कि उपसर्ग के साथ में जो स्थिति बनती है वो केवल और केवल संयोग की स्थिति बनती है, संधि की स्थिति नहीं बनती है। क्योंकि बाद में आने वाले वर्ण जो होंगे वो कोई व्यंजन या स्वर होंगे। यदि स्वर होंगे तो इनकी मात्रा लग जाएगी, और व्यंजन होगा तो र आगे वाले वर्ण के ऊपर ऊर्ध्व रेफ के रूप में चला जाएगा। कैसे चला जाएगा, हम इनके उदाहरण लिख लेते हैं। सबसे पहले हम निर उपसर्ग के उदाहरण लिखते हैं स्वरों के योग में। किसके योग में? स्वरों के योग में हम निर उपसर्ग के उदाहरण लिख लेते हैं। स्वरों के योग में उदाहरण। स्वरों के योग में इसके उदाहरण किस प्रकार से आते हैं? तो ध्यान रखना कि निर उपसर्ग के बाद में कोई न कोई स्वर वर्ण आएगा। सारे के सारे जो 11 स्वर हैं वो स्वर यहाँ पर प्रयुक्त हो सकते हैं, केवल एक री स्वर को छोड़ करके, क्योंकि र के साथ में री स्वर की मात्रा का प्रावधान सामान्यतः नहीं होता है। आप इस चीज़ का भी ध्यान रखें। तो शेष जो स्वर हैं उन सभी स्वरों का यहाँ पर प्रयोग हो सकता है। हम यहाँ पर बात करते हैं इसके उदाहरणों की। तो क्या हो जाएगा? इसके उदाहरण हो जाएंगे, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया है निरंतर। तो निरंतर शब्द को यदि आप देखोगे तो इसमें से आप निर उपसर्ग निकालोगे और अंतर शब्द निकालोगे। तो आप देखिए कि निर उपसर्ग और अंतर में प्रथम स्वर क्या है? अ है, जिसका योग र के साथ हो गया, र पूरा हो गया, र में आके जो अ की मात्रा है वो लग गई। इसी प्रकार से जो बाकी स्वर हैं उन सब के हम उदाहरण बनाएंगे। जैसे कि मैंने शब्द यहाँ पर लिख दिया निराकार। इसी प्रकार शब्द हो गया निरीह, निरीक्षण, निरुक्त, निरैश्वर्य, और शब्द हो गया निरोजस्वी। तो इस प्रकार से आपने देखा है कि ये जो उदाहरण बने हैं वो स्वरों के साथ में बने हैं। औदार्य के साथ में भी हम लिख सकते हैं। इसका उदाहरण एक निरौदार्य, निरौदार्य। तो इस प्रकार से शब्द निरक्षर भी हो सकता है। तो इन सभी में आप देखोगे कि निर उपसर्ग के बाद में कोई न कोई स्वर वर्ण जुड़ा है, और जो स्वर जुड़ा है हमने उस स्वर की मात्रा र के साथ लगाई है। अब हम बात करते हैं कि इसके उदाहरण व्यंजनों के साथ में किस प्रकार से प्रायोजित होते हैं। तो व्यंजनों के साथ इनका उदाहरण जो है वो भी आप देख लीजिएगा। व्यंजन वर्णों के साथ उदाहरण।
तो व्यंजन वर्णों के साथ जो ये हलंत र है, इसका उत्तर वर्ण पर ऊर्ध्वरेफ, उत्तर का मतलब बाद वाला वर्ण होता है और ऊर्ध्वरेफ का मतलब है होता है उसके ऊपर इस तरह से र का लिखा जाना। तो उत्तर वर्ण के बाद वाले वर्ण के बाद जो र है वो ऊपर लिखा जाता है एक सांकेतिक वर्ण के रूप में। किस प्रकार से इसके उदाहरण बनते हैं वो आप यहाँ पर एक बार देख लीजिएगा अच्छी तरह से। जैसे हमने यहाँ पर शब्द लिख लिया है, यहाँ पर आपको एक चीज मैं आपको और बता देना चाहता हूं कि निर उपसर्ग के बाद में आने वाले जो वर्ण होंगे, जो व्यंजन वर्ण होंगे, वो व्यंजन वर्ण कौन कौन से होंगे? वर्गों के तीसरे, चौथे और पांचवें व्यंजन वर्ण होंगे। तीसरे, चौथे और पांचवें व्यंजन वर्ण होंगे। इसके अलावा और क्या हो सकता है? अंतस्थ यानी कि य र ल व में से कोई वर्ण हो सकते हैं। तो केवल यही वर्ण होंगे और इन्हीं वर्णों में जो वर्ण आगे आया है उस आगे वाले वर्ण के ऊपर इस प्रकार से र लिखा जाता है। आप इस चीज को थोड़ा ध्यान में रखें। बाद में आने वाले वर्ण तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ण ही होंगे। यानी कि हम बात करते हैं निर के बाद में, अगर हम बात करें कि क, ख, ग, घ, ङ में से कौन कौन से वर्ण आएंगे, तो यहाँ पंचम वर्ण आप जानते हैं कि अनुस्वार है इसलिए आएगा नहीं। पहला और दूसरे को यहाँ छोड़ा गया है, तो आने वाले वर्ण कौन से हैं? तीसरे और चौथे वर्ण ही यहाँ पर आएंगे। जो पंचम वर्ण प्रयुक्त हो सकते हैं केवल वही होंगे, सारे पंचम वर्ण प्रयुक्त नहीं होते हैं। आप इस चीज़ का भी साथ में बराबर ध्यान रखें। तो अब इसके उदाहरण जो है वो किस प्रकार से बनेंगे, हम इसके उदाहरण बना लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर शब्द लिख दिया है निर्गुण, निर्जन, निर्झर, या शब्द हो जाएगा निर्दोष, और भी शब्द हो जाएगा निर्धारण, इसके बाद में शब्द हो जाएगा निर्निमेष, निर्निमेष के बाद में शब्द क्या हो जाएगा? निर्बल, निर्बल, निर्भर, निर्मुक्त, निर्यवन, और क्या हो जाएगा? निर्लज्ज, निर्विकार। तो इस प्रकार से इसके उदाहरण बन जाते हैं, जो कि बाद में आने वाले वर्ण तीसरे, चौथे, पांचवें और अंतस्थ वर्णों के योग में इसके उदाहरण बनेंगे। स्वर वर्ण होगा तो मात्रा का योग हो जाएगा, आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से हमने निर उपसर्ग के जो उदाहरण है वो सीख लिए हैं अच्छी तरह से। फिर भी आपकी कोई समस्या रह जाए तो हम तक अपनी समस्या को पहुंचाने में बिल्कुल भी हिचकिचाहट मत कीजिएगा। इसके बाद में हम बात करते हैं अगले उपसर्ग के बाद में। अगला जो नम्मा उपसर्ग है वो उपसर्ग हो जाता है दुस। अब दुस उपसर्ग का प्रयोग हम किन किन अर्थों में करते हैं, तो सबसे पहले हम इसकी बात कर लेते हैं कि दुस उपसर्ग का अर्थ होता है कठिन और बुरा। इन अर्थों में सामान्यतः दुस उपसर्ग का प्रयोग सबसे ज्यादा होता है। सामान्यतः इसके साथ में भी आने वाली जो संधि है वो संधि एकमात्र संधि कौन सी होती है? व्यंजन संधि होती है। एकमात्र संधि कौन सी होती है? व्यंजन संधि। और जिस प्रकार हमने निस के उदाहरण बनाए उसी प्रकार दुस के उदाहरण भी बनेंगे। किस प्रकार से बनेंगे तो वो भी आप यहाँ पर एक बार देख लीजिएगा ताकि कोई समस्या उसके बाद में नहीं आए आपके सामने। उपसर्ग हमने लिख दिया है यहाँ पर दुस, और दुस उपसर्ग के बाद में आने वाली स्थिति आपको बता दूं फिर से वही 3 प्रकार की स्थिति होगी जो कि निस के बाद में थी। ये 3 प्रकार की स्थिति हमने नोटिस कर ली है। तीनों प्रकार की स्थिति में 3 प्रकार के अलग अलग वर्ण आएंगे और उन्हीं वर्णों के योग में दुस के जो रूप में परिवर्तन आता है वो क्या आता है वो आप यहाँ पर बराबर देखते रहिए, समझते रहिए। जैसे कि हम बात करते हैं यहाँ पर वर्ण आएंगे तो श, च या छ में से कोई वर्ण आ जाएगा तो दुस का क्या हो जाएगा? यहाँ पर दुस का हो जाएगा दुष। इसी प्रकार दुस के बाद में श, क, ट, प और फ, इनमें से कोई भी एक वर्ण हो जाए तो दुस का क्या हो जाएगा? दुष हो जाएगा। और इसी प्रकार दुस के बाद में स या त में से कोई वर्ण अगर आ जाए तो दुस का क्या हो जाएगा? दुस ही रहेगा। तो इस प्रकार से आपने यहाँ पर देखे हैं दुस के भी जो है वो 3 रूप आपके सामने देखने को मिलते हैं।
इसी प्रकार से हम इनके उदाहरण भी यहाँ पर बना लेते हैं। जैसे सबसे पहले उदाहरणों की हम बात करें तो सबसे जो पहले प्रकार के उदाहरण है वो इस प्रकार से बन जाते हैं कि दुस के बाद में यदि श, च या छ में से कोई व्यंजन हो तो दुस का क्या हो जाता है, दुष हो जाता है। क्या हो जाता है, दुस का दुष हो जाता है। और इसी प्रकार से इसके जो उदाहरण हैं वो उदाहरण बनाए जाते हैं। किस प्रकार से बनते हैं आप देख लीजिएगा इसके उदाहरण। दुष्शंका, दुशासन, दुश्शील, दुष्शब्द, तो इस प्रकार से श के योग में बन गए। दुश्चरण, दुश्चरित्र, दुश्चर्चा, ये च के योग में बन गए। और दुश्छलित, इस प्रकार का ये एक उदाहरण आपने देखा किसके योग में बन गया, छ के योग में बन गया। तो दुस के बाद में श, च और छ तीनों प्रकार के वह व्यंजन आए तो दुस को हमने दुष में बदल दिया है। यहाँ पर ये इन उदाहरणों में आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। आगे हम बात कर रहे हैं अगले सूत्र की, जिसके अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे। अगला सूत्र ये कहता है कि इसी दुस के बाद में, दुस के बाद में कौन कौन से व्यंजन हो जाए, श, क, ट, प, फ, इनमें से कोई व्यंजन हो जाए। कटप्पा याद कर लो, क, ट, प आ रहा है, कटप्पा हो रहा है ना, जल्दी याद होगा, भूलोगे नहीं, क्यों, बाहुबली का खुमार अभी उतरा नहीं है। तो शब्द क्या हो जाएगा, श, क, ट, प और फ, इनमें से कोई भी वर्ण आ जाएगा तो दुस का क्या हो जाएगा, दुष हो जाएगा। किस प्रकार से हो जाएगा ये आप यहाँ पर उदाहरणों में देखिएगा। जैसे कि शब्द हमने लिख दिया दुष्कर, यह शब्द हो जाएगा दुष्कर्म, यह शब्द हो जाएगा दुष्क्रिया, उसके बाद शब्द हो जाएगा दुष्प्राप्य, यह शब्द हो जाएगा दुष्परिणाम, और शब्द हो जाएगा दुष्प्रभाव। तो इस प्रकार के कुछ उदाहरण आ जाते हैं यहाँ पर। एक और शब्द हम फ पर भी लिख लेते हैं, शब्द हो जाएगा दुष्फल। तो इन सभी उदाहरणों में आप देखोगे कि सब जगह है दुष् में जो स है, जो कि किस प्रकार का स होना चाहिए, दंत्य स होना चाहिए, लेकिन बाद में श, क, ट, प, फ, इनमें से वर्ण आने के कारण जो दंत्य स उसको हमने किस में बदल दिया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दंत्य स को हमने मूर्धन्य श में बदल दिया है। और इस प्रकार से हमारे सामने कुछ इस प्रकार के ये उदाहरण जो हैं वो हमें प्राप्त हुए हैं, आए हैं ऐसे उदाहरण। अब हम बात करते हैं इसी के अगले सूत्र के बारे में। अगला सूत्र क्या कहता है कि इस बार स के बाद में स या त में से कोई वर्ण आएगा तो किस प्रकार से इसके उदाहरण बनेंगे, आप उन पर एक बार नजर डाल लीजिएगा। इसका जो अगला सूत्र है वो सूत्र हम यहाँ पर लिख लेते हैं। अगला सूत्र ये कहता है कि इस बार जो आने वाले वर्ण हैं वो किस प्रकार के वर्ण होने चाहिए, स या त, यानी दुस के बाद में आने वाले जो वर्ण क्या होने चाहिए, स या त होगा तो दुस का क्या होगा, दुस का दुस ही होगा। आप इस चीज़ को एक बार अच्छी तरह से देख लें और उसके बाद में जो इसके उदाहरण आ रहे हैं आप इन उदाहरणों पर एक नज़र ज़रूर डालें। जैसे कि मैंने शब्द लिख दिया यहाँ पर दुस्साहस, यह शब्द आ गया दुस्साध्य, यह शब्द आ गया दुस्तर और दुस्ताप। तो इस प्रकार के उदाहरण आ गए। यहाँ पर आपने देखा है कि स के बाद में यानी दंत्य वर्ण के बाद में स भी दंत्य वर्ण है, बाद में भी स या त दंत्य वर्ण है, तो इनके योग में जो स है वो यथावत रहा, इसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो इस प्रकार से हमने ये दुस उपसर्ग के उदाहरण बना लिए हैं। आगे हम बात करेंगे दुर उपसर्ग के बारे में, तो इसके उदाहरण किस प्रकार से बनते हैं आप जरा एक नज़र उन पर भी डाल लीजिएगा। आगे हम बात करने जा रहे हैं, अगला उपसर्ग क्या हो जाएगा, दुर उपसर्ग हो जाएगा। और इसका भी अर्थ क्या होता है, कठिन या बुरा, इसी अर्थ में इसका प्रयोग होता है।
सामान्यतः इसके साथ में संधि नहीं होती है, आप यहां पर नोट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा कि इसके साथ संधि न होकर क्या होता है, केवल संयोग ही होता है। क्या होता है, केवल संयोग ही होता है, केवल संयोग ही होता है। संधि नहीं होती है, केवल और केवल क्या होता है, संयोग होता है। और ये संयोग दो प्रकार से होता है, स्वरों के साथ भी होता है और व्यंजनों के साथ भी होता है। तो जितने भी प्रकार के जो उदाहरण बनते हैं, हर प्रकार के उदाहरणों को लेने की हमारी आदत है और हम लेते रहेंगे बराबर, और समझते समझाते रहेंगे। समस्या आ जाए तो फिर आप पूछते रहिएगा, बिल्कुल भी मत हिचकिचाइएगा। हम इसके जो पहले उदाहरण लेने जा रहे हैं वो उदाहरण हम लेंगे स्वरों के साथ। स्वर वर्णों के साथ उदाहरण। तो स्वर वर्णों के साथ इसके उदाहरण किस प्रकार से आ जाएंगे, आप जरा उन उदाहरणों पर एक नजर डाल दीजिएगा। तो जैसे कि हमने यहां पर शब्द लिख दिया है दुराचार। शब्द हमने क्या लिखा है, दुराचार। जब आप इन शब्दों के दो खंड करोगे तो पहले खंड में आप दुर उपसर्ग को निकालोगे और उसके बाद में आचार मूल शब्द है, और इन्हीं दोनों को हमने जोड़ा तो र हलंत है दुर उपसर्ग का, और बाद में स्वर क्या आ गया, आ गया। तो हमने क्या किया, इसी आ का मात्रा के रूप में साथ में योग करके और रा बना दिया। शब्द क्या बन गया, दुराचार शब्द बन गया। इसी प्रकार से अन्य स्वरों से जो जुड़े हुए उदाहरण हैं, उन उदाहरणों को भी हम यहाँ पर ले लेते हैं। जैसे कि शब्द हो गया दुरंत, दुराग्रह, दुरिच्छा, दुरुत्साह, दुरैश्वर्य, दुरोजस्वी। तो इस प्रकार से इसके उदाहरण बन जाते हैं। आप इन सभी शब्दों के जब दो खंड करेंगे या इनके शब्दों को पृथक पृथक करेंगे तो आप देखोगे कि यहाँ पर दुर प्लस अंत हो जाएगा, यहाँ दुर प्लस आग्रह हो जाएगा, दुर प्लस इच्छा हो जाएगा, दुर प्लस उत्साह, दुर प्लस ऐश्वर्य और दुर प्लस ओजस्वी। तो इन सभी में आप देख रहे हैं उपसर्ग दुर है और बाद में कोई न कोई स्वर से शुरू होने वाला शब्द आया है जिसकी मात्रा हमने र के साथ लगा करके और दोनों शब्दों का संयोग कर दिया है। इसी प्रकार से अब इसके कुछ उदाहरण जो व्यंजनों के साथ बनते हैं वो उदाहरण कैसे होते हैं, आप जरा एक नज़र उन पर भी डाल लीजिएगा। अगला इसका जो भाग हो जाता है वो हो जाता है कि व्यंजन वर्णों के साथ उदाहरण। तो व्यंजन वर्णों के साथ उदाहरण बनते हैं तो क्या होता है, जब व्यंजन वर्णों के साथ उदाहरण बनते हैं तो जैसा कि मैंने आपको निर के योग में बताया था, वहां पर भी र का आगे वाले वर्ण के साथ में ऊर्ध्वरेफ हो जाता है। बाद में आने वाले जो वर्ण होंगे यहाँ पर भी कौन से वर्ण होंगे, वर्गों के तीसरे चौथे पांचवें और अंतस्थ वर्ण ही होंगे। तो आप उदाहरण लिख लीजिएगा, जैसे कि शब्द मैंने लिख दिया है दुर्गुण, या शब्द आप लिख सकते हैं दुर्गति, या शब्द लिखा जा सकता है दुर्घटना। इन सभी में उपसर्ग कौन सा है, दुर उपसर्ग है। जैसे कि शब्द लिख दिया मैंने दुर्जन, दुर्जन में भी दुर उपसर्ग है और जन मूल शब्द है। दुर्दिन, इसमें भी दुर उपसर्ग है, दिन शब्द है और वो शब्द हो जाएगा दुर्धारा, इसमें भी दुर उपसर्ग है, धारा मूल शब्द है। और इस प्रकार से शब्द हो जाएगा दुर्नीति, दुर उपसर्ग और नीति मूल शब्द। दुर्बोध, दुर उपसर्ग के साथ बोध शब्द। दुर्भिक्ष, दुर उपसर्ग के साथ यहां पर भिक्ष शब्द आया है। दुर्मति, दुर उपसर्ग के योग में मति शब्द आ गया है। दुर्योधन, दुर उपसर्ग के साथ में योधन शब्द आया है। और इसी प्रकार आप शब्द लिख सकते हैं दुर्विचार। और
दुर्लंघ्य। तो इस प्रकार के ये शब्द आ गए हैं जहां पर आप देखते हैं कि व्यंजन वर्णों के योग में दुर उपसर्ग आया है और सब जगह हमने क्या किया है, दुर में जो र है इसका ऊर्ध्वरेफ किया है, यानी बाद वाले वर्ण के हमने ऊपर र को लगाया है और इस प्रकार इसके उदाहरण बन गए। आगे हम बात करने जा रहे हैं दुर के बाद में अगला उपसर्ग क्या हो गया, वी उपसर्ग हो गया। अगला उपसर्ग कौन सा हो गया, वी उपसर्ग। तो वी उपसर्ग के सबसे पहले हम बात करते हैं अर्थ क्या क्या हो सकते हैं। तो हम इसके अर्थ की बात करेंगे। वी का अर्थ हो जाएगा एक तो विशेष, विशेष की जगह आप यहां पर श्रेष्ठ भी लिख सकते हैं, श्रेष्ठ लिख लें। एक इसका अर्थ हो जाता है पृथक, एक इसका अर्थ हो जाता है पराया, एक इसका अर्थ हो जाता है बहुत, एक इसका अर्थ हो जाता है अन्य। तो इस प्रकार से हम वे उपसर्ग के अर्थों इन अर्थों में हम वे उपसर्ग का प्रयोग कर लेते हैं। बात आती है संधि की, तो वे उपसर्ग के साथ में आप कौन कौन सी संधियां प्रयोजित कर सकते हैं। तो जहां पर पदांत स्वर ई हो, पदांत स्वर क्या हो, ई हो, तो बाद में आने वाली संधि दीर्घ हो सकती है, यण संधि हो सकती है और संधि हो सकती है व्यंजन। तो ये जो तीन संधियां हैं वो मुख्य रूप से यहाँ प्रायोजित हो सकती है, प्रयुक्त हो सकती है वी उपसर्ग के साथ में। कैसे होगी हम उनकी भी बात करेंगे। सबसे पहले केवल संयोग से जो बनने वाले उदाहरण हैं, हम कुछ उन उदाहरणों को ले लेते हैं। जो उदाहरण केवल और केवल किससे बने हैं, संयोग से बने हैं, जिनमें किसी प्रकार की संधि नहीं हुई है, यानी बाद में जो शब्द आया है वो उसी रूप में वे उपसर्ग के साथ में जुड़ जाता है। तो बहुत से ऐसे शब्द बनाए जाते हैं, जैसे कि हमने लिख दिया है विदेश, वे उपसर्ग के साथ में देश शब्द आ गया है। इसी प्रकार शब्द आप लिख सकते हैं विख्यात, विजन, विमाता या विमति, या शब्द आप लिख सकते हैं विमुख, शब्द आप लिख सकते हैं विकर्ण, विदीर्ण। अगर हम इस प्रकार से देखें तो इसका एक अर्थ विपरीत भी हो जाता है। वी का एक अन्य अर्थ क्या हो जाता है, विपरीत भी इसका एक अन्य अर्थ हो जाता है। विदीर्ण, वियुक्त। तो इस प्रकार से हमने ये उदाहरण देखे हैं जिसमें किसी प्रकार की कोई संधि प्रयुक्त नहीं हुई है। अब हम बात कर रहे हैं संधियों की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दीर्घ संधि की। किस संधि की बात करते हैं, दीर्घ संधि की। तो दीर्घ संधि के उदाहरण कैसे बनेंगे, तो जैसे कि हमने शब्द लिख दिया है वी उपसर्ग के साथ में ईक्षक मूल पद को जोड़ना हो, तो संयुक्त रूप से शब्द क्या हो जाएगा, वीक्षक। तो जब शब्द वीक्षक लिखा हुआ आ जाए तो इसमें संधि कौन सी कहोगे, आप दीर्घ संधि कहोगे। सवाल आ जाए उपसर्ग कौन सा है, तो इसमें उपसर्ग क्या कहोगे, वे उपसर्ग कहोगे। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि दीर्घ संधि के योग में वे उपसर्ग का प्रयोग हो सकता है। उसके बाद में अगली संधि की जब हम बात करते हैं तो संधि आती है हमारे सामने यण संधि। हम बात करते हैं यण संधि की। अब यण संधि के योग में इसके बनने वाले उदाहरण बहुत सारे मिल जाएंगे। यानी वी में आप देखते हैं कि पदांत स्वर ई है और यण संधि का नियम कहता है कि ई के बाद में कोई भी असमान स्वर, यानी कि ई के आगे कोई भी ह्रस्व या दीर्घ ई नहीं आना चाहिए। इसके अलावा कोई भी स्वर आ जाएगा तो वहां पर जो उदाहरण बनेंगे वो निश्चित रूप से यण संधि के बनेंगे। जैसे कि मैंने शब्द लिख दिया है वी प्लस मैंने शब्द यहाँ पर लिख दिया है व्यय, व्यय। आप इसके दो खंड करोगे तो क्या हो जाएगा, वी प्लस अय। इसी प्रकार मैंने शब्द लिख दिया है व्याकुल, तो आप इसमें भी देख सकते हैं कि वी उपसर्ग के साथ में आकुल शब्द जुड़ा हुआ है। अब इसी प्रकार से हम शब्द लिखते हैं व्युत्पन्न। शब्द हमने क्या लिख दिया, व्युत्पन्न। तो यहां पर भी जब आप गौर करेंगे तो इसमें वी उपसर्ग है और उसके साथ में उत्पन्न मूल शब्द आया हुआ है, जिससे कि शब्द क्या बन गया है,
व्युत्पन्न शब्द बन गया है। इसी प्रकार और शब्द हो जाएंगे। व्यायोग, तो व्यायोग में आप देखते हैं कि वी उपसर्ग के साथ में आयोग मूल शब्द जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि ये जो उदाहरण बनते हैं वो सारे किस संधि से जुड़े हुए उदाहरण बनते हैं? यण संधि से जुड़े हुए उदाहरण बनते हैं। अगली संधि अपने पास पीछे रह जाती है और वो संधि कौन सी हो जाती है? व्यंजन संधि हो जाती है। तो व्यंजन संधि के भी हम यहाँ पर उदाहरण लिख लेते हैं जिनमें व्यंजन संधि होती है। व्यंजन संधि, और इसके उदाहरण किस प्रकार से बनते हैं तो आप जरा एक नजर डालिए। जैसे कि हमने शब्द लिख दिया है विच्छेद, शब्द क्या लिख दिया है? विच्छेद। तो इसमें आप देखोगे मात्र वी उपसर्ग है और छेद शब्द है, और बीच में जो च आया है ये तुक के रूप में आया है। ऐसे आते हैं स्वर के बाद में छ हो तो छ से पहले च का आगमन होता है। ये मैं आपको बता चुका हूँ संधि प्रकरण में, बहुत अच्छे से हमने इस नियम को पढ़ा है। इसी प्रकार से आगे एक और शब्द हो गया विच्छिन्न। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि वी उपसर्ग के योग में छिन्न मूल शब्द प्रयुक्त हुआ है। कौन सा मूल शब्द प्रयुक्त हुआ है? छिन्न, जिसके बीच में च का आगमन होकर के शब्द क्या हो गया? विच्छिन्न। तो इस प्रकार से आपने देखा है कि वे उपसर्ग को हमने अच्छी तरह से हर प्रकार से पढ़ लिया है। मित्रों, एक उपसर्ग को इतना लंबा चौड़ा बताने का मकसद मेरा यही होता है कि विद्यार्थी किसी भी स्तर का यदि प्रश्न आ जाए तो उसका हाथ ना रुके, उसे किसी प्रकार की घबराहट ना हो, और इसीलिए इतना विस्तार से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। आगे हम बात करते हैं अगले उपसर्ग की। तो अगला उपसर्ग हो जाता है 12वां उपसर्ग आ जाएगा आ उपसर्ग। अब आ उपसर्ग का प्रयोग किस अर्थ में होता है? तो मित्रों, तक या पर्यंत या अपनी ओर या अचानक, इन अर्थों में हम देखते हैं कि आ उपसर्ग का प्रयोग हो जाता है। सामान्यतः इसके साथ में कोई संधि प्रयुक्त नहीं होती है। आप इस चीज को बराबर रूप से नोटिस साथ में करते रहिएगा, लिख लीजिएगा कि इस उपसर्ग के साथ कोई संधि प्रयुक्त नहीं होती है। इस उपसर्ग के साथ कोई भी संधि प्रयुक्त नहीं होती है। कोई भी संधि प्रयुक्त नहीं होती है। तो संधि से रहित है ये उपसर्ग। इसके उदाहरण कैसे बनते हैं? जैसे कि हमने यहाँ पर एक शब्द लिख दिया है आ जानू। सुन के बड़ी हंसी आ रही होगी, जानू को बुला रहा है ना? बेटे, यहाँ पर जानू का जो तुम फिल्मी अर्थ समझ रहे हो ना, वो अर्थ यहाँ पर बिल्कुल नहीं है। यहाँ जानू शब्द एक बहुत ही श्लिष्ट शब्द के रूप में आया है, जिसका अर्थ संस्कृत में बताया गया है घुटने। मारवाड़ी में बोले तो गोड्डे जानू बोलते हैं उनको, और आ जानू यानी घुटनों तक। समास वगैरह क्या हो जाएगा इसका? घुटनों तक। हमने अविभाव समास के अंतर्गत इसको पढ़ा भी होगा। आ यहाँ उपसर्ग के हिसाब से आप इस शब्द को पढ़ लीजिएगा। आ उपसर्ग लगाना है और नए नए शब्द बनाना है तो किस प्रकार से बनेंगे? जैसे मैंने यहाँ पर शब्द लिख दिया है आकंठ, यह शब्द मैंने लिख दिया है आजीवन, और भी मैंने शब्द लिख दिया है आमरण, आदर्श, आख्यात, आयोग, आदान, आगमन, आकर्षण, आजन्म, आकृष्ट, तो इस प्रकार से ये इसके उदाहरण बन जाते हैं, जिनमें आप देख सकते हैं कि इन सभी शब्दों में उपसर्ग कौन सा है? आ उपसर्ग है। आ उपसर्ग को हटा देंगे तो पीछे कोई न कोई एक सार्थक शब्द शेष रहेगा। तो इस प्रकार से ये आ उपसर्ग के उदाहरण बनते हैं। संधियां इसके साथ में, जैसा मैंने आपको शुरू में बता दिया है कि इसके साथ में कोई भी संधि प्रयुक्त नहीं होती है। आप इस चीज का भी ध्यान रखें साथ में। अगला जो उपसर्ग आ जाता है 13वां उपसर्ग, वो उपसर्ग हो जाता है नी उपसर्ग। अगला उपसर्ग कौन सा हो जाता है?
नी उपसर्ग के बारे में हम पढ़ते हैं। नी उपसर्ग। नी उपसर्ग का अर्थ क्या होता है? तय या श्रेष्ठ या उचित। तो इन अर्थों में हम नी उपसर्ग का प्रयोग कर लेते हैं। इसके साथ में जब हम सामान्यतः संधियों की बात करते हैं तो इसके साथ में संधियां प्रयुक्त होती है निश्चित रूप से। कौन कौन सी संधियां प्रयुक्त होती है वो एक बार देख लेते हैं। नी उपसर्ग के साथ सामान्यतः आप देखते हैं तो अब इसमें पदांत स्वर ई जरूर है, लेकिन दीर्घ संधि की स्थिति नी उपसर्ग के योग में नहीं बनती है। और अगर हम बात करें उसके बाद में यण संधि की, तो यण संधि के उदाहरण इस संधि के योग में जरूर बन जाएंगे, लेकिन व्यंजन संधि के उदाहरण भी इसके साथ में नहीं के बराबर बनते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं इसमें संधियों में केवल एक संधि प्रयुक्त होती है, यण संधि। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसमें संयोग से बनने वाले उदाहरण कौन कौन से हैं। संयोग का अर्थ मैं आपको फिर से बता दिए जा रहा हूँ, हर बार बता रहा हूँ, हर उपसर्ग के साथ बता रहा हूँ कि नी उपसर्ग के साथ जो भी शब्द जुड़ेगा कहीं पर भी ध्वनि परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ना तो नी के ध्वनि में कोई परिवर्तन आना चाहिए, ना पदांत शब्द की ध्वनि में कोई परिवर्तन आना चाहिए। जो शब्द जिस रूप में है उसी रूप में ये शब्द परस्पर जुड़ जाते हैं। जैसे कि हमने शब्द लिख दिया है नियोग, और शब्द हो जाएगा नियम, निदान, निमेष, और शब्द क्या हो जाएगा? निगम, निनाद, निवेश, नियोजन। तो इस प्रकार से ये शब्द जो बिना किसी संधि के जुड़ करके प्रयुक्त हुए हैं, संधि के योग से जो बनने वाले शब्द हैं उन शब्दों के बारे में भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं। कुछ उदाहरण ऐसे बन जाते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया संधि कौन सी हो जाएगी, इसमें यण संधि हो जाएगी। तो यण संधि के योग से जो उदाहरण बनता है, जैसे कि हमने शब्द लिख दिया है न्याय, तो जब आप इसके दो खंड करोगे तो क्या हो जाएगा? नी प्लस आई। इसी प्रकार से एक शब्द हो जाएगा न्यून, तो इसके भी जब दो खंड करोगे तो क्या हो जाएगा? नी प्लस ऊन। तो इस प्रकार से इसके शब्द बन जाते हैं जो कि यण संधि के योग में बनते हैं। तो इस प्रकार से ये नी उपसर्ग तक हमने पढ़ लिया है। मित्रों, आगे हम बात कर रहे हैं अगले उपसर्ग के बारे में, अधि उपसर्ग के बारे में। अगला जो उपसर्ग हो जाएगा 14वां उपसर्ग हो जाएगा अधि उपसर्ग। और अधि उपसर्ग का अर्थ क्या क्या हो सकता है? तो सबसे पहले हम अधि उपसर्ग के अर्थ की बात कर लेते हैं। इसका अर्थ हो जाएगा, एक तो हो जाएगा बहुत, दूसरा अर्थ हो जाएगा उच्च, तीसरा अर्थ हो जाएगा श्रेष्ठ, तो इस प्रकार से इसके अर्थ हो जाएंगे अधि उपसर्ग के। अब हम बात करते हैं कि इसके साथ में आने वाली संधियां कौन कौन सी हो जाएगी। तो निश्चित रूप से आप इन संधियों के बारे में भी पढ़ लीजिएगा। अधि उपसर्ग के योग में कई संधियां प्रयुक्त होती है। जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं दीर्घ संधि की, तो अधि उपसर्ग के साथ में दीर्घ संधि प्रयुक्त हो सकती है। इसके बाद में यदि हम बात करें तो संधि हो जाएगी यण संधि की भी इसके साथ में प्रयुक्त हो जाएगी। और इसके बाद में व्यंजन संधि भी अधि उपसर्ग के साथ में प्रयुक्त हो सकती है। तो इन संधियों के उदाहरण हम अधि उपसर्ग के साथ में पढ़ने वाले हैं। हम बात करते हैं सबसे पहले बिना किसी संधि के यानी संयोग से बनने वाले उदाहरण। कोई भी ध्वनि परिवर्तन नहीं होगा, मूल शब्द के साथ में ही अधि उपसर्ग इसी रूप में जुड़ जाएगा। जैसे कि शब्द हो जाएगा अधिकरण, और शब्द हो जाएगा अधिग्रहण, और शब्द हो जाएगा अधिभार,
अधिमास। इसी प्रकार एक शब्द हो जाएगा यहां पर अधिकृत। इसी प्रकार एक शब्द हो जाएगा अधिनायक। इसी प्रकार एक शब्द हो जाएगा अधिगम। तो इन सभी शब्दों में आप देखते हैं कि कहीं पर भी अधि उपसर्ग के साथ बाद वाले शब्द की कोई संधि नहीं हुई है, केवल और केवल क्या हुआ है, संयोग हुआ है, और संयोग के द्वारा ही ये सारे के सारे शब्द बने हैं। अब हम बात करते हैं कि संधि प्रक्रिया के अंतर्गत जो बनने वाले शब्द हैं वो किस प्रकार के शब्द हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर दीर्घ संधि की। तो दीर्घ संधि के योग से जो बनने वाले उदाहरण है वो उदाहरण किस प्रकार से हो जाएंगे। जैसे मैंने शब्द लिख दिया है यहाँ पर कि एक शब्द अधि उपसर्ग आ गया और अधि उपसर्ग के बाद में एक शब्द आ गया ईक्षक। तो जब इन दोनों पदों को जोड़ेंगे तो निश्चित रूप से आप देखते हैं कि अधि में ई स्वर है, बाद में फिर से ई स्वर है, तो ई प्लस ई जुड़कर दीर्घ ई हो जाता है। शब्द क्या हो जाता है, अधीक्षक हो जाता है। क्या हो जाता है, अधीक्षक। तो इस प्रकार से अधीक्षक का जो शुद्ध रूप है वो इस प्रकार अधि प्लस ईक्षक के द्वारा आता है। इसी प्रकार से एक शब्द अधीक्षण भी हो जाता है। तो ये शब्द बने हैं जिसमें कि दीर्घ संधि हुई है। आगे हम बात करते हैं यण संधि के बारे में। तो यण संधि के योग से भी बनने वाले ऐसे कुछ उदाहरण हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाएंगे। जैसे कि हम बात करते हैं यण संधि के बारे में, बहुत से उदाहरण बन जाएंगे यण संधि के बाद में। अधि में आप देखते हैं कि स्वर कौन सा है, पदांत स्वर ई है। तो यण संधि के उदाहरण बनाने के लिए बाद में ई स्वर को छोड़कर अन्य कोई भी स्वर आ सकता है। अन्य किसी भी स्वर से शुरू होने वाला शब्द यदि आएगा तो शब्द का योग होगा, और योग होगा तो वहां पर निश्चित रूप से संधि कार्य जरूर होगा। जिससे कि हम बात करते हैं अध्ययन। तो इसमें आप देख सकते हैं कि दो शब्द खंड क्या हो जाते हैं, अधि प्लस अयन, अधि प्लस अयन। इसी प्रकार एक शब्द बन जाता है अध्यादेश। तो अध्यादेश की संधि क्या हो जाती है, अधि प्लस आदेश, अधि प्लस आदेश। इसी प्रकार शब्द आगे आया है अध्युक्ति। तो इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, अधि प्लस उक्ति। तो इस प्रकार आपने देखा कि ये अधि उपसर्ग के यण संधि के अंतर्गत बनने वाले उदाहरण हो गए। अंतिम रूप से जो हमारे पास एक संधि और बची है, और वो संधि कौन सी है, निश्चित रूप से हम उस पर भी कुछ उदाहरण बना के रहेंगे मित्रों। संधि बची है अपने पास में व्यंजन संधि। कौन सी संधि बची है, व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि के उदाहरण किस प्रकार से बनते हैं ये उदाहरण भी हम देख लेते हैं। जैसे कि मैंने शब्द लिख दिया अधिछाया। अधिछाया। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इसमें मूल उपसर्ग कौन सा है, जैसा कि हम पढ़ रहे हैं अधि उपसर्ग ही है। शब्द में भी अधि स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है, और बाद में शब्द क्या है, छाया शब्द आया हुआ है, और इन दो के बीच में तुक के रूप में च वर्ण आकर के शब्द क्या बन जाता है, अधिछाया शब्द बन जाता है। तो इस प्रकार हमने संधि कौन सी पढ़ी है, जो उपसर्ग है वो अधि उपसर्ग तक हमने पढ़ लिया है अच्छी तरह से। आशा करता हूँ यहाँ तक मैंने आपको जो भी पढ़ाया है अच्छी तरह से आपके समझ में आया होगा। अगले वीडियो में इसी उपसर्ग प्रकरण में ही हम कुछ और आगे के जो उपसर्ग हैं उन पर विस्तार से अध्ययन करेंगे, चर्चा करेंगे। तब तक मित्रों जाने से पहले एक बार आपको फिर से कहना चाहूँगा कि चाणक्य क्लासेस के यूट्यूब चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें। और चाणक्य क्लासेस की एंड्रॉइड ऐप यदि आपने अब तक डाउनलोड नहीं की है तो ऐप ज़रूर डाउनलोड कर लें। निश्चित रूप से आने वाली भर्तियों के जितने भी पाठ्यक्रम हैं सारे पाठ्यक्रम व्यवस्थित रूप से चाणक्य क्लासेस की एंड्रॉइड ऐप पर आपको उपलब्ध हो जाएंगे, जिसके द्वारा आप घर बैठ करके भी आप पढ़ाई का लाभ ले सकते हैं। प्रतियोगी परीक्षाएं जो निरंतर हो रही है आप अच्छी तरह से अपने समय का सदुपयोग कर सकते हैं बिना किसी समय की बाध्यता के। आपकी जो पढ़ाई है वो अनवरत चलती रहे। इसी के साथ मैं दीपक सिघवाल अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।